Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. Here I'm back with another and the final session for the paper NDA 2 2021 Mathematics Set A paper solving. जहाँ पे इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग 20 क्वेश्चन. दैट इज यस यू आर राइट 101 to 128th question we would be completing with the detailed solution. So let's start this session with this particular question 101 from Set A paper. Consider the following relations for टू इवेंट्स ई एंड एफ. जैसे कि आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन दिख रहा बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. और मैं तो बता देती हूँ ये जो सेट ए के जो लास्ट 20 क्वेश्चन होते हैं ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से ही भरे पड़े रहते. तो ये सेशन में हम सिर्फ प्रॉब और स्टैट्स की बात करने वाले. ठीक है, तो ये हमारा 101 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बेस्ड. सो यहाँ पे है हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स टू कंसिडर फॉर द इवेंट्स ई एंड एफ. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट probability of E intersection F is greater than equal to probability E plus probability F minus 1. And second statement says that probability of E union F is equals to probability E plus probability of F plus probability of E intersection F. ये तो completely wrong है, देखते ही पता चल रहा wrong formula है वो. थर्ड क्या स्टेटमेंट है? probability of E union F lesser than equal to P of E plus P of F. जैसे कि आपको आइडिया मिल गया कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऑप्शन डी तो रिजेक्ट हो गया. तो बचे अपने ऑप्शन ए बी सी, उसमें से हम कंफर्म करेंगे कौन सा करेक्ट है. तो अभी देखो पहली बात तो आपको पता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या होता है. इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये सभी को पता है ना. अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट्स कौन से ई एंड एफ, ये इवेंट्स ही हमारे सेट्स होते हैं ना. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा. इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. अभी एक बात आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. कैन इट गो बियॉन्ड 1? नो. कैन इट गो बिलो 0? नो. You know that probability, the numerical value of probability is from 0 to 1 maximum, right? तो हमें ये चीज तो पता होनी चाहिए कि probability of E union F maximum क्या रहेगी 1, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी. अबाउ 0 तो पक्का रहेगी. ठीक है, बट ये केस तो यहाँ पे लेने की बात ही नहीं होती, राइट? इट्स ए यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो यहाँ पे ये केस वैलिड होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज लेस देन इक्वल टू 1. अभी ये चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें बात करना है फर्स्ट स्टेटमेंट में इंटरसेक्शन के बारे में. तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है ई यूनियन एफ का, उसको हम इंटरसेक्शन के फॉर्म में कैसे रीराइट कर सकते हैं. इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई intersection F equals to probability of E plus probability of F माइनस हो जाएगा probability of E union F. अग्री करते हो? तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे E union F माइनस में मिल रहा है, probability of E union F मिल रहा है माइनस में. तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन स्टार है मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे. यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टार इक्वेशन बाय -1. तो इससे हमें क्या मिल रहा नेक्स्ट लाइन पे, माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E union F हमें देगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1. आपको पता है जब आप इनइक्वालिटी को माइनस नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज होता है. तो अभी फिर से चले आते हैं वही बात पे, कहाँ पे हम रुके थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये था ना ई यूनियन एफ. तो अभी ये क्या हो गया, -1 हो गया. बट ये लिखने से पहले -1 लिखने से पहले मुझे तो ये इनइक्वालिटी लेनी होगी. तो ये है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और यही तो दे के रखा था देखो उन्होंने स्टेटमेंट 1 में. तो ये तो सही स्टेटमेंट है. फिर नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट. आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ये जो है लेसर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कब होगा. ये देखो इक्वल लेस देन कब रहेगा, जब यहाँ पे P ऑफ E इंटरसेक्शन F भी नॉन जीरो रहेगा तब ये लेस देन आएगा. बट अगर P ऑफ E इंटरसेक्शन F जीरो हो गया तो ये इक्वल टू आएगा ना. तो ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है. ये जो थर्ड स्टेटमेंट है जेनेरिक है कि E यूनियन F का प्रोबेबिलिटी लेसर देन इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F ही होगा. समझ में आ रही है ना बात. देखो यहाँ पे गौर करो ये स्टेटमेंट पे, ये स्टेटमेंट पे यहाँ पे आपको गौर करना है. ये वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तब ये इक्वालिटी आएगी. अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना इसके सब में से, तो ऑफ कोर्स ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी तो लेस देन आएगी. तो थर्ड स्टेटमेंट समझ में आया, ये तो कंसेप्चुअल था. तो क्या सही है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट. तो ये देखे रखा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस. बढ़ते आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102.
इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, इट्स लेस देन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बाय बी लेस देन पी ऑफ ए बोला गया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज इट पी ऑफ बी बाय ए लेस देन पी ऑफ बी, और पी ऑफ बी बाय ए ग्रेटर देन पी ऑफ बी, और पी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू पी ऑफ बी, और पी ऑफ बी बाय ए ग्रेटर देन पी ऑफ ए। तो ऑप्शन से आपको क्या समझा, ये तो पी ऑफ बी बाय ए के बारे में ही बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन दिया उसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी ऑफ ए बाय बी को उन्होंने दे के रखा लेस देन पी ऑफ ए करके, बट पी ऑफ ए बाय बी तो क्या होता है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी होता है, बट ये बंदा क्या बोल रहा है, इट इज लेस देन पी ऑफ ए। अभी इसी को उठाओ, इसी को सॉल्व कर लो, आप देख पा रहे हो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, ये दे रहा लेस देन पी ऑफ बी। अभी ये देख लो ये क्या बन गई, ये तो डेफिनेशन बन गई पी ऑफ बी बाय ए की, मतलब ये मिल गया लेस देन पी ऑफ बी। जस्ट स्टेटमेंट के साथ खेलना था आपको, बस मिल गया आंसर। और ये देके रखा है कौन से स्टेटमेंट में, ऑप्शन ए में, तो ये है ऑप्शन ए राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल्स टू लेस, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज लेस देन पी ऑफ बी। सही बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। ये था कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन, which one of the following is the most reliable and accurate measure of variability? Accurate measure of variability जो रहेगा when mean is known, it's only the one that is the standard deviation. Standard deviation most accurate मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, मोस्ट एक्यूरेट। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, राइट। वेरिएंस आपको पता है कैसे निकालते, तो ऑल प्रॉपर वेरिएंस के साथ उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। इट विल बी ऑलवेज एक्यूरेट एंड it will be reliable measure that we can depend on if you know for a given data mean. So when there is a mean mentioned for the given data, then we can always talk about the variability, and that variability, the most accurate measure of variability would be the standard deviation to go for to justify about the data. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है सी ही सही है इसका। ठीक है, ना ही रेंज सही से बताएगी डेटा, ना ही मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कुछ हद तक, बट मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल जो रहेगा, जो वो भी यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया ना, एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मीन डेविएशन में हम लोग वेरिएंस नहीं कैलकुलेट करते, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएंस का हमें एक्यूरेट मेजर चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही देता है। ठीक है, क्वार्टल डेविएशन तो नहीं होता है, उससे बात बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। ए प्रॉब्लम इज गिवन to 3 students A, B and C whose probabilities of solving the problem independently are, देखो यहाँ पे क्या बोला है, probabilities of solving problem independently, मतलब सब लोग का एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है, दे आर, हम लोग इन तीनों को क्या कंसिडर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स करके। दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। जो बंदा ए है उसका सॉल्विंग रेट है हाफ, बी का है 3/4 और सी का है पी। अभी बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, यहाँ पे हाईलाइट करना बनता है, कैन बी सॉल्व बोला, उसने बोला कि सॉल्व नहीं, वो बोला कैन बी सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करना, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इज 29/32, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो अभी ये प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली मतलब ऐसे नहीं जा सकते कि वी कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे तीनों का हमें रिस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पता है सॉल्विंग प्रॉब्लम का। क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ दिस वर्डिंग कैन बी। तो हमें क्या करना होगा, उल्टे रास्ते से आना होगा, तो हमें क्या करना होगा, कैन नॉट बी सॉल्व को निकालना होगा। एक बार हमने कैन नॉट बी सॉल्व निकाल लिया, उसको टोटल में से माइनस करो तो बचा हुआ कैन बी हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग ऐसे प्रॉब्लम के लिए ऐसे उल्टा अप्रोच लगाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, कैन नॉट बी सॉल्व की प्रोबेबिलिटी में निकालने जा रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो सबका तीनों का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। मुझे जो पता है हाफ 3/4 पी, ये तो सॉल्विंग के प्रोबेबिलिटीज है ना, तो मुझे तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे मैंने प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिया गया। तो ये कैलकुलेट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके, है ना। सिमिलरली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करके हमारे पास दे के रखा है प्रॉब्लम में, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे के रखा है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे के रखा है 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे के रखा है पी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो इसे, क्या देगा ये 1 माइनस हाफ इंटू 1 माइनस 3/4 इंटू 1 माइनस पी। तो ये दे रहा है देखो 1 माइनस पी बाई 8, चेक कर लो 1 माइनस हाफ हाफ इंटू 1/4, हाफ इंटू 1/4 1/8 होगा। तो ये इस तरह से हमें मिल रहा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। अभी हमें चाहिए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, जिसका वैल्यू हमें देकर रखा है 29/32 टू इक्वेट टू गेट द वैल्यू ऑफ पी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व क्या रहेगा, इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी सॉल्व। 1 माइनस का वैल्यू उसका क्या आया 1 माइनस पी बाई 8, उसको सॉल्व कर लो 8 माइनस 1 7 प्लस पी बाई 8 आएगा। बट इन्होंने ये बंदों ने ये देख के रखा ये कितना है 29/32 है, तो इसको सॉल्व कर लो 8 1 8 4, तो ये दे रहा है 4 7 28 प्लस 4p इक्वल टू 29, तो 4p इक्वल टू 1 ये दे रहा हमें p इक्वल टू 1/4 जो कि दे के रखा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो जाते हैं ऑप्शन डी से फिर, है ना। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 104। अच्छा ये तो अपना 104 ही बन गया ना, अभी इसका ऑप्शन तो हमें मिल चुका है, ऑप्शन डी है, ठीक है। बढ़ते आगे 105 पे, इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए 6 8 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल्स ही प्लेज। अंडरस्टैंड करो ये स्टेटमेंट को, 8 टाइम्स वो बंदे ने 6 मारा है 60 बॉल्स में से, 60 बॉल्स थ्रो किए गए उसमें से 8 बार उन्होंने 6 लगाया, मतलब 8 ही बॉल होंगे ना, 6 एक ही बॉल, एक बॉल एक 6 ऐसे काउंट होता है, तो 8 बार उन्होंने 6 मारा, मतलब 8 बॉल यूज किया 6 मारने के लिए आउट ऑफ 60। तो बचे कितने बॉल जिसमें 6 नहीं मारा, यस 52 बचे। अभी देखो क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ क्या था ये इधर क्या है, अच्छा what is the probability that on a ball played he does not hit a 6। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, डज नॉट हिट 6 की। अभी वो 6 नहीं मारना, मतलब वो बॉल रहेगा जो 6 नहीं मारा गया। हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास है टोटल बॉल्स इन द क्रिकेट मैच 60 एज पर द मैच जो दिया गया, और बोला है नंबर ऑफ बॉल्स फॉर 6, नंबर ऑफ बॉल्स हिट 6 कितने हैं, ये 8 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स डज नॉट हिट 6, यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट हिट 6, ये कितने हैं फिर ये देख लो, 60 माइनस 8 कितने हैं 52 है, तो ये 52 बॉल में से ही तो प्रोबेबिलिटी की चांसेस लगेंगे ना। तो ये हो गया हमारा इवेंट की काउंटिंग, नंबर ऑफ ई की काउंटिंग हमें मिल गई। नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 60, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो फिर। ई इवेंट मैंने बना दिया डज नॉट हिट 6, ये तो हम लोग थ्योरी में लिखते हैं, अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ गया ना। आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल प्लेड डज नॉट हिट 6, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ बॉल्स से मिल गए 52 आउट ऑफ 60, है ना। नंबर ऑफ एस कितना था 60 था, यहाँ पे 6 लिखा मैंने, सॉरी। तो पी ऑफ ई क्या बन गया, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो ये क्या देगा 52 अपॉन 60, निकालो इसको, कितना आएगा ये 26/30 जो कि दे रहा 13/15, दैट इज गिवन इन दी ऑप्शन नंबर डी। हो गया, तो हमें इसका आंसर मिला ऑप्शन डी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 20 दैट इज 52/60 करके आ जाता, वन लाइन में इसका आंसर आ जाता। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते इसको समझ लिया तो आप डायरेक्टली ऐसे करते एग्जाम में और ये आंसर दे देता आपको फटक से 13/15 करके। बन गई बात, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बट इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 106 एंड 107 के लिए। तो ये देखो डायरेक्शन क्या बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 एटम्स दैट फॉलो। तो 106 और 107 के लिए ये इंफॉर्मेशन है, क्या है इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। 2 रिग्रेशन लाइंस आर गिवन एज 3x minus 4y plus 8 equal to 0 and 4x minus 3y minus 1 equal to 0। और कंसिडर करना है अभी स्टेटमेंट्स को 106 के क्वेश्चन में। दो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने बोला है द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y equal to 3/4 times x plus 2। the second statement है the regression line of x on y is x equal to 3/4 y plus 1/4। तो हमें पूछा गया है रिग्रेशन लाइन ऑन y on x एंड x on y। तो आपको बढ़िया ये क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों इक्वेशन दे के रखे, पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3x minus 4y plus 8 equal to 0। जब आपको y on x ढूंढना रहता है तो आप इसको y equal to फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, कैसे लिखेंगे फिर इसको 4y equal to
3x प्लस 8, है ना। तो y इक्वल टू क्या आता, 3/4 इंटू एक्स प्लस 8/4, तो ये देगा हमें 3/4 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये बन गया रिग्रेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ध्यान में रखो, आपको पॉजिटिव सेंस में निकालना होता है ये। जब y ऑन x निकाले तो y का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव आपको करना रहता है, ठीक है। x का भले पॉजिटिव आए तो भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमें फोकस करना है। तो पहला इक्वेशन मैंने उठा लिया टू गेट द y ऑन x, और मुझे वो मिल चुका है, सेम मिला क्या, तो सही बात है, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड का देखते हैं, x ऑन y के लिए हम उठाएंगे सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। तो आगे की लाइन पे फिर देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें x ऑन y चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखने की कोशिश की, तो x इक्वल टू 3/4 टाइम्स y प्लस 1/4, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन हो गया x ऑन y। ये देख रखा है क्या, सेम है क्या, देख लो, सेम है, तो बढ़िया, सेकंड भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड था हमारा क्वेश्चन नंबर 107, जिसमें उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज 3/4 करके स्टेटमेंट 1 दिया है, और द मीन्स ऑफ x एंड y आर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली करके दिया है। तो ये दोनों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का r का फॉर्मूला क्या है, इट्स अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू byx। अभी ये दोनों आपको पता है ना, पता है कि नहीं, ये आपको रिग्रेशन लाइन से मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे रिकॉल कर लेती हूँ रिग्रेशन लाइंस को। हमारे पास y ऑन x की लाइन क्या मिली, हमें मिली थी y इक्वल टू 3/4 टाइम्स x, राइट, और यहाँ पे था +2। तो इसमें हमें मिल रहा bxy, ये कितना मिला 3/4, और हमारे पास थी x ऑन y की लाइन, राइट, x ऑन y की लाइन क्या मिली थी, x इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स x प्लस 1/4। इसमें भी देखो, तो ये x ऑन y की जो रिग्रेशन लाइन है, इसमें से हमें क्या मिलता, हमें मिलता है b, जो कि ये है 3/4, है ना। तो यहाँ पे हमें दोनों मिल चुके हैं, तो अभी r हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट, r की वैल्यू आएगी अंडर द रूट ऑफ 3/4 इंटू 3/4। ये तो 3/4 ही हो गया, 3/4 का स्क्वायर और स्क्वायर, है ना, तो 3/4 मिला। तो ये तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट सही बोल के रखा है। अभी व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, हाउ डू यू फाइंड द मीन्स ऑफ x एंड y। आपको पता है रिग्रेशन लाइन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो उसमें ही मीन्स मिल जाते हैं। हम लोग रिग्रेशन लाइन को इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे देके रखा था उन्होंने, जो इक्वेशन देके रखी थी, एक बार मैं उस पर आ जाती हूँ। हमारे पास थी इक्वेशन, या तो मैं डायरेक्ट रिग्रेशन लाइन लिख देती हूँ यहाँ पे, y बार इक्वल टू 3/4 टाइम्स x बार प्लस 2, ये था इक्वेशन 1 y ऑन x वाला। फिर x बार इक्वल टू 3/4 टाइम्स y बार प्लस 1/4 करके सेकेंड इक्वेशन था। अभी इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है बस। तो आप क्या कर सकते हो, यू ट्राई टू एलिमिनेट इधर वन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू अगर ये मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 2 में, तो मुझे क्या मिलेगा, x बार इक्वल टू 3/4 टाइम्स y की वैल्यू में डाल रही हूँ 3/4 x बार प्लस 2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लो, क्या देगा ये आंसर, देखो ये हमें दे रहा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x बार की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, देखो 3 3 9/16, लेफ्ट में ले लिया उसको, 16 माइनस 9 कितना 7, तो 7 x बार बाय 16 मिलेगा। लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमें क्या नंबर मिलेगा, देखो यहाँ पे 3/4 इंटू 2 करेंगे, ये देगा 6/4, 6/4 प्लस 1/4, 6/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 7/4। तो इसको सॉल्व करो, 4 4 जा, है ना, 7 1 7 1, तो ये हमें दे रहा है x बार की वैल्यू एज 4। अभी इसको आप 1 में पुट कर सकते हो, तो यू कैन पुट x बार की वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो कि हमें मिली है 4, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, y बार इक्वल टू 3/4 टाइम्स x बार की वैल्यू 4 प्लस 2, 4 4 कैंसिल हो रहा, और ये हमें दे रहा, है ना, यही था ना हमारा y ऑन x फर्स्ट इक्वेशन, 3/4 इंटू x। तो ये हमें क्या दे रहा, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। बट वो बंदे ने क्या बोला था, दे सेड दैट मीन्स ऑफ x एंड y आर 3 एंड 4। x की वैल्यू तो रॉन्ग है, y की वैल्यू भी रॉन्ग है। y की वैल्यू आ रही 5, y बार की वैल्यू आ रही 5, और x बार की वैल्यू आ रही है क्या 4, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, रॉन्ग है। तो ये सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, तो इसमें आएगा ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हमारे पास डायरेक्शन है टू फॉलो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 एटम्स दैट फॉलो। यहाँ पे डेटा देके रखा है,
the marks obtained by 60 students in a certain subject out of 75 are given below. 60 स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले आउट ऑफ 75, ठीक है, 75 पेपर मार्क्स का पेपर था, तो 60 स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले आउट ऑफ 75 इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है कि 15 to 20 मार्क्स कितने लोगों को मिला, 4 को, 20 to 25 5 को, इस तरह से ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ये तो एफ का डेटा हो गया और ये है क्लास मार्क्स CI, ठीक है। और उन्होंने आगे हमें क्वेश्चन दे के रखा है ये डेटा पे, व्हाट इज द मीडियन, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। तो मीडियन का आपको पता है फॉर्मूला होता है, ये तो ग्रुप डेटा हो गया ना, तो आपको क्या करनी चाहिए, यहाँ पे एक CF का कॉलम बनाना पड़ता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक CF का कॉलम बना लेते हैं, बिकॉज वी नो द मीडियन फॉर्मूला इज, let me write the median formula, it's L plus n by 2 minus CF upon F into H, ये फॉर्मूला होता है। इसमें CF क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें F चाहिए होता है, L चाहिए होता है, हमें सबसे पहले तो मीडियन क्लास भी निकालनी होती है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टोटल फ्रीक्वेंसी का एडिशन निकाल लो, ये टोटल कितना आएगा, देखो 60 आएगा, ऑफ कोर्स 60 स्टूडेंट्स है, क्यों काउंट करते बेटे, है ना। तो n/2 करके हमें क्या मिलेगा, n/2 का वैल्यू हमें 30 मिलेगा, और वो किसके अंदर जा रहा, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ढूंढते हैं। तो पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ये डेटा को थोड़ा नीट बना देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लाइंस बना लेते हैं ताकि हम मिस्टेक ना करें और वी वुड गेट द करेक्ट आंसर। डेटा हैंडलिंग प्रॉपरली करना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक रॉन्ग आंसर दे देती है ना। तो ये हमारा डेटा, तो अभी मैं लिखने जा रही हूँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला 4 लिख दिया, दूसरा कैसे लिखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 + 4 करके 9, तीसरा 9 + 11 कर दो, कितना हो जाएगा 20, 20 + 6 26, 26 + 5 कितना हो गया 31, 31 + 8 39, 39 + 9 48, 48 + 6 कितना होगा 48 + 6 हो जाएगा 54, 54 + 4 58, 58 + 2 60, मतलब हमने सही किया सब कुछ, ये मिलना चाहिए इधर टोटल, है ना। तो अभी देखो ये 30 किस कौन से इसमें आ रहा, इसमें आ रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको, ये है हमारा मीडियन क्लास, 31 के अंदर 20, ये अपना 30 आ रहा, तो ये है मीडियन क्लास। इसका लोअर बाउंड्री क्या है 35 है, ये क्लास इंटरवल का, तो 35 क्या रहेगा हमारा एल का वैल्यू रहेगा, राइट। n/2, n/2 कैलकुलेट किया है हमने 30 है, माइनस CF क्या लेंगे, इसका ऊपर वाला लेते हैं CF, क्योंकि ये कुमुलेटिव है ना, तो 26 है, और F तो इसी का लेंगे, F कितना है 5 है, इंटू H क्या होता है, इट्स अ विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, आप देख रहे हो 15 to 20, 20 to 25, विड्थ इज 5, तो ये है 5। तो बढ़ते हैं फिर आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये 5 तो कट गया, फिर हमें आया 35 + 30 - 26 कितना 4, तो ये हमें दे रहा आंसर 39। देखते फिर ऑप्शन दे के रखा है क्या, 39 दिया हुआ है, करेक्ट आया हमें ऑप्शन सी। आप भी चेक कर सकते हो कैलकुलेशन। बढ़ते आगे, इसी पे आधारित था क्वेश्चन, व्हाट इज मोड निकालने का। तो एक बार फिर से मैं डेटा पे आती हूँ, मोड कैसे निकालते हैं आपको पता है, मोड इज व्हाट, द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 11, किसकी है, ये क्लास की है। तो ये जो क्लास है ये कहलाएगी मॉडल क्लास, ये कहलाएगी मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास से हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो हमें मोड का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमें पता चलेगा क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है। मोड का फॉर्मूला इस तरह से होता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H करके ये फॉर्मूला होता है। क्या है, 3 फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, F0 F1 F2, तो F1 जो रहता है ना, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी रहती है जो कि 11 है, और F0 जो है उसके पहले वाली जो कि 5, और F2 जो है ये बाद वाली F1 की, जैसे हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे 6, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो लिखते हैं वैल्यू, L कितना है, बाय द वे L देख लो, L क्या है हमारा 25 है, यहाँ पे L क्या है 25, मॉडल क्लास का लेंगे लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो लोअर लिमिट बोलते हैं उसको एक्चुअली, ठीक है, लोअर लिमिट। So let's calculate the mode now. We know the formula, we substitute the values required, right? हमें L का वैल्यू मिला है 25 प्लस F1 कितना था हमारा, F1 कितना था देख लो 11 है, राइट, F1 इज 11, देन माइनस F0 था 5, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स F1 मतलब 2 टाइम्स 11 माइनस F0 कितना 5 माइनस F2 कितना 6, राइट, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ H का वैल्यू है हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। Now let's see what do we get the answer. So this is equals to 25 plus
11 माइनस 5 न्यूमरेटर कितना होगा 6 अपॉन डिनोमिनेटर 22 माइनस 11 11 होगा है ना 2 इंटू 11 22 माइनस 11 ठीक है तो इंटू 5 तो ये हमें दे रहा 25 प्लस 30/11 ठीक है तो ये 25 प्लस 30/11 का फ्रैक्शन निकालो कितना आता ये 30/11 आप कर लो डिवीजन ये आपको अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर आप निकालोगे या तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 2.73 मिलेगा एक्चुअली देखा जाए तो 2.72727 ऐसे मिलता जाएगा तो ये 2 को आप राउंड अप कर सकते हो एज 3 बिकॉज ऑफ दिस 7 है ना तो ये फिर क्या दे रहा फिर 25 प्लस 2.73 कितना हो जाएगा 27 राइट इट विल बी 27.73 जो देके रखा है ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस क्लियर है बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नया क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेंट इन द इंटरवल अभी ये है इंटरवल जो कि सबसेट ऑफ क्या रहता है रियल नंबर बट हमें पूछा गया है नेचुरल नंबर्स ये इंटरवल के अंदर के नेचुरल नंबर कौन कौन है उसका मीन तो वो तो पहले लिख लेते नेचुरल नंबर देखो क्लोज इंटरवल है तो 15 से ही चालू होगा 15 16 17 ये तो हम सब नहीं लिख सकते बट लास्ट वाला मेंबर दिखा देंगे यहाँ पे 64 अब ये टोटल कितने हैं आपको पता है क्या नहीं पता कैसे पता करेंगे आपके पास एपी है ना नॉलेज आपके पास पता है फर्स्ट टर्म है 15 लास्ट टर्म है 64 तो एपी का यहाँ पे नॉलेज यूज करो 64 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 15 प्लस n-1 टाइम डिफरेंस कितना है 1 है तो ये 64 माइनस 15 कितना होगा ये होगा 49 इक्वल टू ये है n-1 राइट तो n इक्वल टू कितना है 50 तो मिल गया हमें ये कितने हैं टोटल यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन मार्क को हटा के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिख रही हूँ ये 50 है समझ में आया ये है लॉजिक निकालने का टोटल टर्म्स कितने हैं जो हमने ऐड किए तो हमें क्या चाहिए अभी इसका मीन चाहिए है ना तो मीन मतलब ही क्या हो गया मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं अभी मीन निकालना है हमें तो ये मीन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी थी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल मैंने निकाला यहाँ पे 50 है ना तो मीन यहाँ पे क्या आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये है हमारे मीन का फॉर्मूला तो सम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई थी आपको ये है टिल 64 टोटल नंबर हमें पता चला 50 अभी न्यूमेरेटर का सम का वैल्यू भी आप कैसे निकालो एपी का नॉलेज है ना आपके पास उससे निकालो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है आपको यहाँ पे और एन भी पता है तो ये फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू ए प्लस एल करके ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे एपी का एपी वाला फॉर्मूला तो ये है 1/50 इंटू n/2 एन कितना है 50 हो गया 25 इंटू ए कितना है 15 है और एल कितना है 64 15 प्लस 64 कितना होगा 15 प्लस 64 ये कर लो यहाँ पे आंसर में यहाँ पे निकालती हूँ तो ये है 1/50 इंटू 25 इंटू 15 प्लस 64 हो जाएगा 79 देखो ये 25 1 25 2 2 1 2 3 जा 6 देन 2 9 जा 18.25 जा तो ये है ऑप्शन नंबर सी देन समझ में आया ना ये मैंने सम कैसे निकाला ये आपको समझ में आया एपी के नॉलेज से आपके पास ये फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला लगा के मैंने ये सब न्यूमरेटर निकाला डिवाइड बाय 50 किया हमें इससे आंसर मिल गया द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 111 फॉर द सेट ऑफ नंबर्स x x x plus 2 x plus 3 x plus 10 where x is a natural number which of the following is or are correct mean is greater than mode मीडियन इज ग्रेटर देन मीन देखिए क्या रखा है सेट ऑफ नंबर्स ये टोटल कितने नंबर से देखो 1 2 3 4 5 नंबर है हमें मीन मोड मीडियन के बारे में देखना है ये तो यही नंबर्स हम लेंगे और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं हम अगर पहली बार देख ले तो ये x क्या हो जाएगा मोड क्योंकि वही रिपीट हुआ है 2 बार बाकी कोई भी रिपीट नहीं हुआ तो क्वेश्चन को पढ़ते ही मैं तो पहले ही यहाँ पे बता पा रही हूँ कि मोड है x बट मीन तो बता नहीं सकते मीन को हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग मीन कैलकुलेट कर लेते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर तो सम निकालते भी x प्लस क्या था ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 10 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 10 यहाँ तक का समय अपॉन टोटल कितने थे 5 ना 2 3 4 5 है हाँ कितने x है टोटल देख लो 1 2 3 4 5 x है और नंबर का एडिशन 2 प्लस 3 5 प्लस 10 15/5 तो ये क्या हो गया x प्लस 3 हो गया देख लो 5 को कॉमन लिया कैंसिल कर दिया तो मीन हमारा x प्लस 3 ठीक है और मीडियन भी निकाल लेते हैं पहली बात देन वी गो फॉर कंपैरिजन मीडियन क्या होता है मिडल ऑब्जर्वेशन
अभी ये तो अगर देखा जाए ये तो ऑड डेटा है ना, 5 है, तो बीच वाला जो रहेगा वो ही मीडियन रहेगा। और बीच वाला कौन है, देखो ये और क्या था, ये बाजू में रख दो, ये हो गया बीच वाला, x+2 हो गया मिडल ऑब्जर्वेशन जो मीडियन है। तो अभी देखो हमारा मोड था x विच इज लेस देन मीडियन, राइट, विच इज राइट, और जो मीन है हमारा x+3 है ना, तो मोड इज लेस देन मीन है हमारा, और मीडियन इज ऑल्सो दिस इज लेस देन x+3। तो ऑल थिंग्स हमें मिल गए यहाँ पे, तो आंसर लिख देते हैं फिर। तो बंदे ने बोला था मीन इज ग्रेटर देन मोड, यस मीन था हमारा x+3 और मोड था x विच इज ग्रेटर, तो ये सही है। मीडियन इज ग्रेटर देन मीन है क्या, नो रॉन्ग, मीन कितना था हमारा x+3 विच इज ग्रेटर देन x+2, है ना। तो x+2 था हमारा क्या, मीडियन, जो कि स्मॉल है, तो वो बोल रहा मीडियन बड़ा है, तो सेकंड क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें सही स्टेटमेंट है ओनली वन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 112 व्हिच इज बेस्ड ऑन द स्टैट्स। The mean of 10 observations is 5.5. If each observation is multiplied by 4 and subtracted from 44, then what is the new mean? ये आंसर को सॉल्व करने के लिए हमें न्यू मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीन, व्हेन यू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई each observation by a constant, then mean would be also altered by the same constant. अगर आप ऐड करते हो each observation को one number, तो mean भी वो नंबर से ऐड होता है। So this property you must know. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको न्यू मीन पता करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 44। तो ये वही मतलब हुआ ना। तो गिवन मीन जो भी है हमारा 5.5 है ना गिवन मीन, तो ये मीन जो है ना चेंज कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 44 होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली न्यू मीन यहाँ पे ऐसे फाइंड करना होगा, न्यू मीन इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44, तो 44 माइनस क्या बोला है उन लोगों ने, 4 इंटू 5.5। देखो ये क्या देगा, 44 माइनस 4 5 20, कैरी 2, 4 5 20 प्लस 2 22, 22.0। सो 44 माइनस 22, ये डायरेक्ट आपको आंसर दे दे रहा है, आंसर 22। आपको यहाँ पे लेंदी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं, समझ में आया ना। दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी that when mean is when a given mean whatever it so may be, if you have a condition for a new mean to find such that the observation is changed by adding a number or subtracting a number or multiplying a number, then new mean you can easily find in this way. So hence what's the correct choice for this question, it's option B. बढ़ते आगे, फिर next question है हमारा 113। If G is geometric mean of 2 4 8 16 32 64 so on till 1024, then which one of the following is correct? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उन्होंने G की रेंज बताई है कि G का वैल्यू कहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो कितने नंबर से ये देख लो, यहाँ पे थे 4 और ये मिला के 4 8 और ये 2 10 नंबर है, टोटल देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस। तो हमें चाहिए अभी ज्योमेट्रिक मीन GM। तो 10 ऑब्जर्वेशन है तो इट विल बी 10th रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस numbers, right? Product of these observations we would say in stats. So it's 2 into 4 into 8 into 16 into 32 into 64 into 128 into 256 into 512 into 1224। अगर आपने गौर किया रहेगा तो ये एक्चुअली पावर्स ऑफ 2 ही है ना। ये है 2 to the power 1 into 2 to the power 2 4 की जगह पे, और है 2 to the power 3, फिर 2 to the power 4 है, 2 to the power 5 है 32, फिर 2 to the power 6 है 64, फिर 2 to the power 7 आता है अपना 128, फिर 256 क्या है अपना 2 to the power 8, 512 क्या है 2 to the power 9 और 1024 क्या है 2 to the power 10। तो टोटल यहाँ पे 2 की पावर क्या मिल रही है, देखो लिखते हैं, दिस इज द 10th रूट ऑफ 2 to the power 1 plus 2 plus so on plus 10। तो एग्जैक्टली वो क्या पावर है आप देख लो, दिस इज द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता होगा, तो इसे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर्स है ना। तो ये 10 बाय 2 इंटू 11, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10th रूट ऑफ 2 to the power 55।
तो ये हमारा एक्चुअली 10th रूट ऑफ 2 टू द पावर 55 मतलब 2 टू द पावर 55/10, जो कि क्या होगा 2 टू द पावर 5.5 होगा। मानते हो बात? अभी 2 टू द पावर 5.5 कहाँ पे लाई करेगा? यू नो दैट 2 to the power 5 is less than 2 to the power 5.5 less than 2 to the power 6, मतलब ये 2 to the power 5 कौन है? 32 less than 2 to the power 5.5 जो हमारा मिला g, it is less than 2 to the power 6 जो होता है 64। तो आप देख के आ रहे हैं ना आपको रेंज g वैल्यू हमें क्या मिला? g is lying between 32 and 64, तो करेक्ट चॉइस है अपना ऑप्शन सी। 2 to the power 5.5 समझ में आया ना कहाँ पे लाई करता है? ये पावर्स ऑफ 2 में। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 114। If the harmonic mean of 60 and x is 48, then what is the value of x? Is it 32, 36, 40, 44? Harmonic mean हमें दे के रखा है for given two numbers. Harmonic mean of 60 and x. तो आपको पता है if a and b are two numbers, if a and b are two numbers, you know that harmonic mean hm is defined as 2ab by a plus b। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक मीन का, है ना। तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करो। अभी हार्मोनिक मीन उसने बोला 48 इक्वल टू 2 इंटू वन नंबर इज 60, अदर नंबर इज x अपॉन 60 प्लस x। इसको सॉल्व कर लेना है आपको बस। तो ये कितना है देखो 12 फोर जा, देन 12 फाइव जा, है ना, और ये 2 1 2 2, तो ये दे रहा है 2 इंटू 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5x। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे ही। तो ये हमें क्या दे रहा है देखो 120 plus 2x is equals to 5x, that is 3x is equals to 120, which gives x is equals to 40, which is provided in which option? It's provided in option C. So option C is the right choice for this particular question. सही है। नेक्स्ट देखते हैं अभी 115th क्वेश्चन। What is the mean deviation of the first 10 even natural numbers? क्या निकालना है? mean deviation। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कॉलम में इवन नंबर्स लिख लेते हैं। वो भी उन्होंने कितने इवन नंबर बोले? फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहला इवन नंबर है 2, फिर है 4, फिर 6, 8, 10, 12, फिर 14। एक तरह से ये 2 का टेबल ही है जो कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स है ना। अभी हमें चाहिए मीन डेविएशन, बट सबसे पहले तो हमें मीन चाहिए होता है ना। तो मीन पाने के लिए आप क्या करना चाहिए होता है आपको इन सबका एडिशन करना होता है। भी एडिशन में देख के आ रहे ये तो एपी है ना। ये तो जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, तो हमें अभी इसका सम अपॉन नंबर लिखना है मीन निकालने के लिए। सम कैसे निकालोगे? एपी हो गया ना, कितने 10 नंबर है, 10 इवन नेचुरल नंबर से, तो ये 10 डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट में 2 लास्ट में 20। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? n बाई 2 इंटू ए प्लस एल वाला, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है, वो सम का अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे? 10 थे। तो ये 10 10 तो वैसे भी कट गया। कितना आ रहा है हमें? 22 बाई 2 दैट इज 11। तो मीन हमें मिल रहा 11, बट हमें क्या चाहिए? डेविएशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहता? हमें चाहिए रहता ये इसका डिफरेंस कितना है हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें चाहिए रहता। तो आगे की लाइन पे हम लोग इसके लिए काम करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी निकालने जा रहे हैं डेविएशंस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो 2 माइनस 11 है, फिर 4 माइनस 11 है, 6 माइनस 11 है, 8 माइनस 11 है ना। ये सब हम लोग को निकाल लेना है। ये कितना आएगा? फिर अपना 10 माइनस 11 है यहाँ पे, फिर लिखते 12 माइनस 11, 14 माइनस 11, 16 माइनस 11, 18 माइनस 11 एंड 20 माइनस 11। इन सबका हमें क्या लेना होता है? मॉडुलस वैल्यू। इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें लेना होता है और इसको ऐड करना होता है, तब जाके हमें अभी देगा मीन डेविएशन। इन सबको ऐड करके हमें डिवाइड बाय टोटल नंबर करना होता है, राइट। सो इट विल बी लाइक डेविएशंस सम ऑफ द डेविएशन डिवाइड बाय द नंबर। नंबर कितने टोटल कितने? 10 है ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसका डेविएशन का एडिशन करो। ये 2 माइनस 11 कितना देगा? -9, बट उसका एब्सोल्यूट क्या आएगा? 9। तो ये आएगा यहाँ पे 9 प्लस फिर ये कितना आएगा इसका डिफरेंस? पॉजिटिव में लिखते जाओ। इसका डिफरेंस आएगा हमें 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर और एक 1, फिर हमारे पास है 3 और 5 और 7 और 9। इनका एडिशन डिवाइड बाय करना है हमें 10, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जगह है तो यहाँ पे एडिशन तो कर लेते हैं हम, है ना। तो हमें मिलने जा रहा है अभी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमें मिलने जा रहा है, क्या होगा एडिशन? देखो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5
21, 24, फिर ये हो गया 25, 26, 29, फिर 29 प्लस 5 हो गया 34, 34 प्लस 7 हो गया 41, 41 प्लस 9 50, 50 बाई 10 कितना दे रहा है 5, और वो दे के रखा है ऑप्शन ए में। ठीक है, समझ में आई बात। मीन डेविएशंस कैसे निकालेंगे, आपको चाहिए सबसे पहले मीन निकालने के बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे हर एक के साथ, जिसको हम बोलते हैं डेविएशंस, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम करना। ओके, सम ऑफ द डेविएशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको मिल जाता है मीन डेविएशंस, राइट। बढ़ते आगे, और आगे हमारा क्वेश्चन है अभी वेरिएंस पे, देखते हैं। इफ you know that the sigma of xi where I ranging from 1 to 10 is 110 and sigma of xi square where I is ranging from 1 to 10 is 1540, then what is the variance। ये तो सिंपल वेरिएंस के फॉर्मूले के ऊपर था। वेरिएंस का आप कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, देखो यहाँ पे हमें सिग्मा xi दिया है और सिग्मा xi स्क्वायर दिया है, तो इसका फॉर्मूला है ना आपके पास, सिग्मा xi स्क्वायर वेयर I is ranging from 1 to 10, में डायरेक्ट उसका फॉर्मूला ही लिख लूँ अपॉन n, यहाँ पे मैं n के फॉर्म में लिखती हूँ, फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ ना, तो ये होगा n माइनस सिग्मा ऑफ xi वेयर I is ranging from 1 to n अपॉन n दी ब्रैकेट स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। अभी हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन, तो ये फॉर्मूला अभी चेंज होगा, सिग्मा ऑफ i फ्रॉम 1 to 10 xi स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें पता है 1540 डिवाइड बाय n कितना है, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, i is ranging to 10, 1 to 10 है तो 10 है n की वैल्यू, माइनस यहाँ पे सिग्मा xi कितना है हमारा 110 डिवाइड बाय 10 दी ब्रैकेट स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो इसको, ये देगा 154 माइनस ये 11 का स्क्वायर 121, क्या दे रहा डिफरेंस देख लो, ये दे रहा हमें डिफरेंस 33 है ना, और वो है हमारा ऑप्शन बी। फिर सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन आया था। ओके, इसका ऑप्शन हमें क्या मिला, ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117। 3 digit numbers are formed using the digits 1 3 7 without repetition of digits। बिना रिपीट किए डिजिट्स यूज किए गए 1 3 7 to form the 3 digit numbers। A number is randomly selected now, so what is the probability that the number is divisible by 3। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, PNC कंसेप्ट लगा के, मतलब परमुटेशन का कंसेप्ट लगा के 3 डिजिट नंबर्स तो बनाने आपको, बट वो 3 डिजिट नंबर में से आपको चांसेस देखने के कितने नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो आसान से सवाल था ये, देखो 3 डिजिट्स देके रखे, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3, नंबर ऑफ प्लेसेस 3, तो हमें नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स would be how many, 3p3, जो कि है 3 फैक्टोरियल, जो कि है 6, तो टोटल 6 नंबर्स ही बनेंगे, है ना, तो 3 फैक्टर। बट हमें क्या चाहिए अभी, इवेंट क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी के लिए हमें इवेंट क्या बनाना है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट। बट डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या बताती है कि आपको अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए, तो सम चेक कर लो पहले, सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लो, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले डिजिट्स का सम चेक कर लो, उसके बाद आप कैलकुलेशन करो। सम ऑफ डिजिट्स, देखो डिजिट्स तो यही आने वाले 1 3 7, आप कैसे भी परमोट करो नंबर डिजिट्स को, तो 1 + 3 + 7 एडिशन तो 11 दे रहा है, एंड इज नॉट डिविजिबल बाय, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर सम तो डिविजिबल बाय 3 है ही नहीं, तो इधर ये चांसेस 0 हो जाएंगे ना फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर ये नंबर ऑफ ई, अगर ई इवेंट बनाऊंगी मैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो ये तो मुझे 0 दे रहा, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, 0/6, दैट इज 0 हो जाएगी, एंड दैट इज प्रोवाइडेड इन दी ऑप्शन ए। सिंपल, जब भी ऐसे डिविजिबिलिटी बेस पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आता है, हमेशा पहले डिविजिबिलिटी चेक करना, उसके बाद फाइंडिंग में जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स of the equation x square plus x plus n equals to 0 are real where n belongs to natural number and n is less than 4। हमें क्या निकालनी है, probability so that the roots of the equation are real, probability that the roots are real for the equation। वो भी उन्होंने कंडीशन बताई है, जो n की वैल्यू है नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 4 है, मतलब n क्या हो सकता है, n हो सकता है 1 2 3, तो ये 3 केसेस में लेके इसको चेक कर लो कि हमें कितनी मिल रहे, इवेंट्स का नंबर क्या मिल रहा है, इवेंट का नंबर लेके हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे ना, हमें तो पॉसिबल आउटकम्स तो चाहिए ना,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला केस अगर मैं लूंगी तो ये इक्वेशन देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट, इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये तो देख के आपको याद आ रहा है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं नो रियल रूट्स करके, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, लेस देन 0, देख लो, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका अभी डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, क्या आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, 1 का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, ये भी क्या आ रहा है, माइनस 7, लेस देन 0, नो रियल रूट्स आया, इधर भी रूट्स हमें रियल नहीं मिले। अभी बात करते थर्ड की, थर्ड इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। इसके देख लेते हैं रूट्स रियल है कि नहीं, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। ये क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 करके आ रहा, तो ये आ रहा माइनस 11 लेस देन 0, तो यहाँ पे भी नो रियल रूट्स आया। तो हमें तो एक भी चांस नहीं मिला, हमें तो एक भी पॉसिबल आउटकम नहीं मिला। तो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई मतलब क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट जो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि रूट्स रियल हो, दे आर 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 0, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट चॉइस। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा अभी 119, और इस क्वेश्चन में हमें दिए गए दो इवेंट्स ए एंड बी सच दैट P not A equals to 7/10, मतलब वो बोल रहा है P of A, probability of A complement is 7/10। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ P of A कितना है, फिर 1 minus 7/10, ये हो जाएगा 3/10। फिर वो बोला P of not B, मतलब B complement कितना, 3/10, तो probability of B कितना होगा, 1 minus करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, अभी आगे बोल रहा है P of A by B is 3/14, then what is P of B by A? P of B by A निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला लगाओ इसका, इसको चाहिए आपको P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A। अभी इसमें से हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू तो पता है, बट न्यूमरेटर चाहिए, और वो पाने के लिए उन्होंने गिवन दे के रखा ना, क्या, P of A by B, इसको यूज करो। सिंस P of A by B क्या होता है, इट्स P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। P of A by B का वैल्यू है 3/14 equals to P of A intersection B unknown upon P of B कितना देखे मिला हमें, 7/10 मिला ना P of B, देखो ये 7/10 मिला। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमें देगा P of A intersection B देगा ये 3/14 इंटू 7/10, 7172, तो ये दे रहा है 3/20। इसको यूज करेंगे और फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, दैट इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख चुकी हूँ, इंटरसेक्शन का वैल्यू आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा P ऑफ A। P ऑफ A क्या है हमारे पास, ये 3/10, तो ये क्या दे रहा है, देखो 3 कैंसिल हो रहा, राइट, व्हाट आर यू गेटिंग, 10/20, दैट इज हाफ, है ना, हाफ इज द आंसर। यू कैन क्रॉस चेक इफ यू वांट, इट्स ऑप्शन डी, है ना। बढ़ते आगे और देखते आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट्स 120। 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row। कितने, 7 white और 3 black balls are placed in a row, मतलब टोटल बॉल्स कितना हो गए, 10 balls हो गए in a row, they are placed। what is the probability that no 2 black balls are placed adjacently? क्या क्वेश्चन पूछा गया है, what is the probability that no 2 black balls placed adjacently? इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक बॉल एक दूसरे के आजू बाजू नहीं रह सकते, अल्टरनेट रह सकते, क्या फिर रह सकते, तो कैसे रहेगा, हमें क्या करना होगा, हमें पहले व्हाइट को प्लेसिंग दे देनी होगी। व्हाइट कितने हमारे पास टोटल, 7 बॉल्स, ये हो गए 5 6 7। अभी इधर ब्लैक बॉल के लिए कहाँ कहाँ पे जगह है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कितने हो गए ये, 3 3 6 7 और 8 प्लेसेस है। सो देयर आर 8 places for black balls। अभी ब्लैक बॉल्स है कितने, 3 है, उनको कितने प्लेसेस, 8 प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसका ब्लैक बॉल का वेस कितना होगा अरेंजमेंट का, 8p3 होगा। बट हमारे पास तो पूरे रो में 10 बॉल को रखना है, तो बचे कितने, अभी 3 बॉल को लगा दिया, 7 जगह बचा है, और 7 व्हाइट बॉल्स अवेलेबल है, तो वो
वो बैठा दिया हमने 7p 7 वे में। तो मैं यहाँ पे लिखूँ अभी पहले, सबसे पहले हमें तो क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं n ऑफ s क्या होता है। यहाँ पे टोटल कितने बॉल से 10, तो 10p 10 दैट इज 10 फैक्टोरियल। 10 बॉल्स को अरेंज करना वो हमारा हो गया टोटल एक्सपेरिमेंट। कैसे अरेंज करना वो हमारा इवेंट था, तो e को हमने इवेंट लिया, लेट e बी इवेंट दैट नो टू ब्लैक बॉल्स नो टू ब्लैक बॉल्स आर एडजेसेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इवेंट। तो अभी मैं लिखने जा रही हूँ एन ऑफ ई। कैसे, मैं बताइए आपको। अभी 8 जगह है हमारे पास, 3 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 8p3, ये ब्लैक बॉल 3 बॉल है, इसको रखने के लिए हमारे पास 8 जगह, तो 8p3 कितना होता है ये 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, दैट इज 8 इंटू 6 इंटू, अच्छा 8 इंटू 7 इंटू 6, राइट। ये कितना होता है निकाल लो, 8 8 7 56 इंटू 6 6 6 36 6 5 30 प्लस 3 333 होगा ये। ठीक है, ये हो गया क्या बोलते हैं, ये हो गया सिर्फ 8p3। इसको हमें इंटू करना होगा किससे, 7 फैक्टोरियल से। इंटू 7 नहीं लिखी मैंने, भूल गई, 7 फैक्टोरियल। हमें व्हाइट बॉल को भी तो रखना है ना, तभी जाके ये बराबर से सेट हो जाएगा ऑल्टरनेट में ब्लैक बॉल। ठीक है, इधर इंटू 7 फैक्टोरियल करना था, तो ये है हमारा। ठीक है, तो अभी मुझे लिखना है फाइनल आंसर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो एन ऑफ ई मेरे पास है 336 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन टोटल कितना है 10 फैक्टोरियल। इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व करना पसंद करूंगी, है ना। तो आगे की लाइन पे आ जाते हैं फिर हम लोग। तो हमारे पास एक्चुअली आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 336 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल को मैं कैंसिल करूंगी और जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो ये अपना ये दे रहा है 2 5 जा 2 1 2 6 2 8। ठीक है, फिर ये आ रहा है 2 4 जा 2 8 2 4, फिर 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1। तो हमें क्या मिल रहा है न्यूमरेटर में, इन द न्यूमरेटर वी आर रिमेन विथ 21 एंड इन द डिनोमिनेटर वी आर रिमेन विथ व्हाट 5 इंटू 9। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 जा 3 7 जा, तो 7/15 हमें आंसर आ रहा। फाइनली कितना आ रहा 7/15। 7/15 हमें दे के रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, है ना। क्लियर है सॉल्यूशन, समझ में आया ना आपको अरेंजमेंट कैसे हुआ यहाँ पे। ओके, होपफुली सॉल्यूशंस आर क्लियर, राइट। इफ यू वांट यू कैन रीचेक, okay, and please stay tuned to Maths and Matrix as we are done with the NDA 2 2021 set a paper solving thoroughly. I'll be coming up next session, as you guessed right, that yes, NDA 1 2021. So we will be solving most of the previous year's papers of the NDA exam, so that you will get a great help in attempting the questions in the right directions for your upcoming NDA attempt. All the very best, all the India aspirants who are preparing for the upcoming written examination. And please do not forget to like the session and share with your friends and subscribe to my channel. I will meet you in my next video.